कहाँ किसका क्या सेटिंग है, फिटिंग है, वो तो ये खुद जानते होंगे, इनका दिल जानता होगा। और अभी इन्होंने कई जगह लाहौल के अंदर, कुलाल घाटी के अंदर कई लोगों को कहा भारतीय जनता पार्टी के कि आपको हाइडल प्रोजेक्ट्स देंगे, ये देंगे, और कईयों को कहा कि हम लीज पे ज़मीन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो ये वायदे कर रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या इंटरेस्ट है, लाहौल को बेचने का है या नहीं है, वो तो लोग खुद तय करेंगे। कोई भी वो उठा के देख लीजिए, स्कूलों में सारे शिफ्ट हो गए, ताले लग गए हैं, लोग ले जाके कुल्लू में पढ़ा रहे हैं बच्चों को बाहर ले जाके। और इसी तरह से हमारे कृषि मंत्री आए यहाँ, हमारे हॉर्टिकल्चर मंत्री जगन नेगी जी आए, ट्राइबल मंत्री आए। बजट का क्या हाल है? बजट यहाँ पे 70% स्लैब लग गया है। एक मुझे कहानी याद आती है कभी, तो कोई व्यक्ति बोलता है अपने घर जाते हुए, खूब शराब पी के जाता है, तो घर में जाके बोलता है मैंने तो आज राजा को बहुत गाली दी, बहुत गाली दी। तो उसकी बीवी बोलती है आगे से ऐसा नहीं करना, चलो इस बार छोड़ दिया, आपको आगे से ध्यान रखना। तो बोलते नहीं नहीं, वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि राजा के जो महल की सीढ़ियां थी बिल्कुल बाहर, उसके नीचे बैठ के गालियां दी, तो किसी को सुनाई नहीं देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ गाजा में, मेरे को एडीसी 6 महीने बाद क्या बोल रहे हैं, जो जीएडी वालों ने उनके दौरे के जो भी खर्चा है उसके पैसे नहीं दिए। संयम से ये रही सरकारों की बात। हिमाचल प्रदेश में जब हमने 6 लोगों से बात की, अब आप अंतिम व्यक्ति हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा, इंद्रदत्त लखनपाल ने भी कहा, राजेंद्र राणा ने भी कहा, सबने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4 जून के बाद भाजपा सरकार बनेगी। इस कॉन्फिडेंस के पीछे रीजन क्या है? क्या आप लोगों से कुछ बातचीत हुई है? ये तो कुछ ना कुछ होगा, म्यूटिनी भी हो सकती है, रिवोल्ट हो सकता है, जो अभी क्रॉस वोटिंग हुई। देखिए, रामलाल मारकंडा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व के मंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, आप भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि जब कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा किसी क्षेत्र का विधायक हो तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहती है। अगर उस समय हमारे डायरेक्टर थे ट्राइबल के, राजेंद्र बाबू जी, वो खड़े हुए, फिर समर्थन उन्होंने रघबीर जी हमारे जो पूर्व विधायक और चेयरमैन हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने दिया था, तो कांग्रेस में ही 2 फाड़ हो गए थे, तो इसलिए हो सकता है मैं हारा हूँ। चुनावी संवाद की इस कड़ी में हम लाहौल स्पीति के केलोंग पहुंचे हैं, और ये जो मोनेस्ट्री है ये शिशुर मोनेस्ट्री है। सबसे पहले काफ़ी दुनिया में भी चर्चा होती है लाहौल स्पीति की खूबसूरत वादियों की। अभी जिस जगह हम खड़े हैं वहां से आप लेडी ऑफ केलोंग को भी साफ देख सकते हैं। फिलहाल चुनावी संवाद है, और चुनावी संवाद की इस कड़ी में लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक और कांग्रेस से भाजपा में आए प्रत्याशी, अब भाजपा के प्रत्याशी हैं रवि ठाकुर, इस चुनावी संवाद की कड़ी में हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। चुनावी पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि को तो आप संजोए हुए हैं, आपकी माताजी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं, इस बार अनुराधा राणा प्रत्याशी हैं। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का आपको कितना लाभ मिलेगा? ये तो जनता ने तय करना है कितना लाभ देंगे वो, ये नहीं देंगे, क्योंकि हमारा परिवार, मेरे पिताजी श्री निहालचंद ठाकुर जी, वो पूरा समर्पित रहे हैं। उनका त्याग बलिदान मैं नहीं समझता कोई भूल सकता है जी। पर पुराने लोग रहे नहीं, तो उन्होंने शुरू से, जब यहाँ के लोग कुल्लू मनाली तक नहीं जाते थे तो वो चंडीगढ़ जाते थे उनका काम करवाने के लिए उस गर्मी में, और यहाँ पे बहुत दिक्कतें परेशानी थी, रोहतांग क्रॉस करके जाते थे। और ये लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, और एक तरह से जो कि उन्होंने चुना उन्हें, और महापंजाब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में लिया, MPTAC। तो प्रताप सिंह कैरों की कैबिनेट में कई बार उन्होंने जो भी कार्य होते थे यहाँ के, और उनका भी यहाँ दौरा कराया प्रताप सिंह कैरों जी का। और यहाँ पे शुरू में ना तहसीलदार थे, ना यहाँ पे कोई इस तरह के विभाग थे, और यहाँ जितनी भी पोस्टिंग्स हैं उन्होंने उस समय, उस ज़माने में कराई। बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती थी, चलने फिरने की बहुत दिक्कत आती थी। और उसके बाद मेरी माताजी भी इसमें जुड़े रहे। कांग्रेस पार्टी उस समय एक ही पार्टी थी जो पूरे भारतवर्ष में थी, और पहले ये इंडिपेंडेंस के लिए, भारत की आज़ादी के लिए बनाई गई थी पार्टी, मगर इसका फिर इसको पोलिटिसाइज करके एक तरह से इसकी सरकारें बनाई आगे। जबकि महात्मा गांधी जी तो यही चाहते थे कि ये अभी इसको निष्फल कर देना चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए पार्टी, क्योंकि हमारा जो मेन गोल था पार्टी का वो ये था कि आज़ादी मिल जाए एक बार। मगर ठीक है, कांग्रेस में कार्य करते रहे, मेरे पिताजी भी और माताजी भी करते रहे। माताजी युवा कांग्रेस में भी अध्यक्ष भी रहे प्रदेश के, दिल्ली में भी वो थे युवा कांग्रेस में पदाधिकारी रहे हैं। और
विधायिका भी रहे वो यहाँ से, और उन्होंने लाहौल स्पीति के लिए खास तौर से जो अटल टनल रोहतांग बनाया, सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि ये बननी चाहिए, क्योंकि आज बन के तैयार हुई। और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय, तो वो उनको लेके हमारे घर भी आए थे। यहाँ पे स्थित है हमारा केलोंग ब्लॉक में, और यहाँ भी कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद कार्यक्रम उनका उदयपुर भी हुआ था, उसके बाद काजा भी हुआ, स्पीति भी हुआ। तो प्रयत्नशील रहे वो उस समय। जो सुमदो का रास्ता मिलता है जाके स्पीति घाटी को खोलता है, क्योंकि यहाँ से तो 3-4 माह का ही रास्ता है अपना कुंजुम पास होके, तो वो भी उन्होंने खुलवाया। और यहाँ पे ट्राइबल सब प्लान का बजट जो है उसमें भी उनका हस्तक्षेप रहा इसे शुरू करवाने के लिए, और कई तरह के काम करवाए। उस समय जो भी ये वजीफे मिलने शुरू हुए वो भी श्री निहालचंद ठाकुर जी के समय से शुरू हुए थे, वजीफा मिलना यहाँ पे ट्राइबल्स को। तो और भी उस समय अनगिनत काम हुए। जो सोसाइटी बनी हमारी लाहौल पोटैटो सोसाइटी है, या हमारा लाहौल स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, उसमें निर्माण हुआ, एक तरह का नींव रखी गई लाहौल स्पीति की। देखिए, राजनीतिक विरासत की तो आपने बात की। हिमाचल प्रदेश में जब ये राज्यसभा का प्रकरण घटा, आप लोगों ने क्रॉस वोट किया, आप लोग ऋषिकेश गए, आप लोग पंचकुला गए, आप लोग हयात रिजेंसी में भी रुके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप लोग सच्चे होते तो आप हिमाचल प्रदेश में ही रहते, बाहर जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है। जब आदमी संतुष्ट नहीं होता है तो जितने भी लाहौल स्पीति के मतदाता है वो भी क्रॉस वोटिंग करते हैं। कभी उनके परिवार का कांग्रेस को दे रहा है, आधा बीजेपी को दे रहा है, ये भी रहता है। तो ये जो मतदान है ये किसको देना चाहिए, किससे हमारी आम जनता को फायदा हो, वो हमारा एक तरह से दायित्व होना चाहिए। तो ये दायित्व नहीं होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को दो जो सिंघवी जी हैं, जो कि जिन्होंने वाटर सेस का केस हमारे ही 70 लाख लोगों के हित के लिए लड़ा है ना, और वो पंजाब सरकार से जो मिलना था हमें 2000 करोड़, उस पर बंदिश लग गई। जो हमारे अलग अलग कंपनियों से पैसे मिलने थे वो बंद हो गए हमको वाटर सेस का। और उन्होंने राम जन्मभूमि, जिसमें पूरे भारतवर्ष की आस्थाएं जुड़ी हुई है और एक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, और अयोध्या, मैं समझता हूँ राम जन्मभूमि ऐसा एक जगह है जिसने पूरे भारतवर्ष को एक मंच पे जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग हिमाचल से बाहर क्यों थे? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इसमें ये है कि जब हमने वोटिंग करी वो हिमाचल के हित के लिए की, हर्ष महाजन जी को, क्योंकि वो हिमाचल के थे, यहाँ के मंत्री रह चुके, पिताजी मंत्री, और ये रह चुके हैं उसमें विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके माताजी सरकार में रह चुके हैं। तो हमें पूरा विश्वास था कि वो हमें अच्छा बजट दिलाएंगे, खासतौर से लाहौल स्पीति और हिमाचल प्रदेश को। और साथ में हमें ये भी पूरा विश्वास था उनके ऊपर कि हमारा एक तालमेल बना के रखेंगे दिल्ली सरकार से। नहीं तो हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री, मैंने देखा दिल्ली जाते हैं, वहाँ बस हाथ लगा के आ जाते हैं, वापस मिलता कुछ नहीं है। तो इस तरह की बातें थी। और लोग जितना दबाव बनाते हैं, यहाँ जगह जगह पे जाते हैं हम, कहीं पेयजल योजनाओं की दिक्कत है, कहीं पे उठाऊ जल योजनाओं की दिक्कत है, कहीं पे रास्तों की दिक्कत है, अलग अलग चिंताएं हैं हमें, और दबाव पड़ता है तो हम बहुत ज़्यादा लाचार हो जाते हैं लोगों के सामने। और जितनी बार भी हम आवेदन देते हैं सरकार को तो बोलते हैं हाँ हो जाएगा, अप्रूव्ड लिख देते हैं, पर वो वहीं चक्कर 3-3, 4-4, 5-5 महीने, फिर उसके बाद वो वहीं पे डंप हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 बार यहाँ दौरा कराया मैंने। आप यहाँ इधर आए, केलोंग में आए, काजा में आए, उसके बाद प्राकृतिक आपदा में आए, तो ऐसा कोई खास मदद हमें मिली भी नहीं। और महिलाओं का जो कहा था वो सब झूठ हुआ। उसमें इन्होंने कहा कि हर घर में जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा 1500 रुपये। मेरे ख्याल कुछ ही सैकड़ों महिलाओं को दिए इन्होंने, वो भी श्री जयराम सरकार में, जब 1150 इन्होंने सोशल वेलफेयर का पैसा दिया हुआ था उसको बढ़ा के इन्होंने 1500 कर दिया। तो इस तरह से लिपापोती करके काम नहीं चलेगा। इसमें ठोस कंक्रीट आपको कदम उठाने, तभी आपका ये आगे बढ़े। और जहां तक रही बात बाहर रहने की, देखिए जैसे ही हमारे साथ बिल्कुल गलत हुआ, ना इंसाफी हुई, और हमारे साथ नहीं, हम तो विधायक हैं, एक ही व्यक्ति हैं, ना इंसाफी हुई हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों लोगों ने हमें चुना हुआ था। उसके बाद जब हमने वोटिंग की तो हमको ना नोटिस दिया, ना कोई समय दिया जवाब देने का, इमीडिएटली निष्कासित।
वजह ये रही कि 43 विधायक होते हुए इनका बजट पास नहीं हो रहा था। इन्होंने 15 लोगों को निष्कासित किया और 6 हम कांग्रेस के विधायकों को निष्कासित किया, तब इन्होंने बजट पास किया। और निष्कासित जो हुए हम, उसमें एक नियम होता है, उसके अनुसार नहीं हुए हम लोग कोर्ट गए, पहले हाई कोर्ट में करा हमने, चंडीगढ़ में भी हम लोगों ने लोग बुलाए, उन्होंने कहा कि डेट लगेगी, हम उसका इंतजार करते रहे। उसके बाद हम दिल्ली गए ये अपना सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे हमने कॉग्निजेंस लिया, इनको नोटिस गए। उसके बाद हमारी फिर पेशी थी, तो हम फिर वहां पे अपना हमने कहा क्या करना है, कहाँ जाना है, तो कईयों ने कहा तब तक का समय जब तक अगली पेशी होती है हम दोबारा से स्टे मिलेगा, काबिज होंगे, फिर वापस जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। मगर वहां पर पेशी में 21 वकील लेके सिंघवी जी खड़े हो गए हमारे विरोध में, और उनको ये विरोध विधायकों का नहीं था, ये विरोध हिमाचल प्रदेश की जनता का था, जो कि नियम अनुसार नहीं था। तारीख पे तारीख लेना चाहते थे कि इनकी सरकार चली रहे बिना विधायकों के, सस्पेंड करते अपना ये एक इस तरह का एक वहां पे योजना थी इनकी कि एक अरिस्टोक्रेटिक तरीके से या तानाशाही हिमाचल प्रदेश में चलाए। तो हमने ये निर्णय लिया फिर कि ये तारीख पे तारीख, हो सकता है 2 साल 2.5 साल निकल जाए हमारे, तो हमने ये निर्णय लिया कि अभी हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, क्योंकि हमने वोट उनको उनकी नुमाइंदे को दिया था, मिले थे जिन से भी मिले, मगर उनके शीर्ष नेताओं से हमने मंथन किया और हमने ये कहा लोगों के साथ हम लोग इस तरह का नहीं कर सकते कार्य, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि उन्होंने जिनको पहले ये टिकट दिए थे, जैसे यहाँ से रामलाल जी को दिया था, तो वो हार गए थे चुनाव, अभी 1 ही वर्ष हुआ था हारे हुए, उन्हें 5 वर्ष तो हारे हुए, तो इतना तो सहना पड़ता है। तो शीर्ष नेताओं ने ये कहा चूंकि आप लोगों ने केंद्र में हमारा ये राज्यसभा का पार्लियामेंट का कोरम पूरा हुआ, आप सबने वोट करा, तो पार्टी के हित में किया और पार्टी की जो नीतियां उसको और ज्यादा मजबूत किया, इसलिए हमको उन्होंने टिकट दिया। अब ये बताइए क्या ये घटनाक्रम 4 वर्ष हमारे पूरे थे, 4 वर्ष हमारे पूरे थे, और वो हमने इसलिए हमने ये बड़ा कदम उठाया था कि लोगों की जो नाइंसाफी हो रही है, सरकार कर रही है, जो बजट नहीं आ रहा है ना, और लिपापोती कर रहे हैं, ये कागजों को वहीं पे वहीं घुमाए जा रहे हैं, तो झूठे वायदे कर रहे हैं हम लोगों के साथ ही, बार बार हम कुछ लिख के दे रहे हैं तो उसका दरकिनार किया जा रहा है, तो इसलिए हमने ये करा। देखिए आपने कहा 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ आए, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जब सरकार नई बनी थी तब भी आपने विरोध के 3 बार मुख्यमंत्री, 8 यहाँ पे मंत्री आए हुए हैं, हमारे धनीराम शांडिल जी आए, स्वास्थ्य के सारे पद खाली है, वेटनरी के हमारे मंत्री आए, यहाँ आधे से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी है लाहौल स्पीति में, यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल के बुरे हाल है यहाँ पे, मेडिकल साइंस, नॉन मेडिकल, आप कोई भी वो उठा के देख लीजिए, स्कूलों में सारे शिफ्ट हो गए, ताले लग गए यहाँ, लोग ले जाके कुल्लू में पढ़ा रहे हैं बच्चों को बाहर ले जाके। और इसी तरह से हमारे कृषि मंत्री आए यहाँ, हमारे हॉर्टिकल्चर मंत्री जगन नेगी जी आए, ट्राइबल मंत्री आए। बजट का क्या हाल है, बजट यहाँ पे 70% स्लैब लग गया है, 30% यहाँ सिर्फ बजट मिल रहा है, और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में जितने उपकरण मिलते थे वो मिलने बंद हो गए हैं, सब्सिडियां खत्म कर दी है इन्होंने। उसके अलावा उन्होंने बीज और इस पे खाद पे मिलता था वो बंद कर दिया है, पॉली हाउसेस पे बंद कर दिया है। तो हमने इसलिए वोट किया कि बजट आए, दिल्ली सरकार से तालमेल बनाए। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं, मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है, उनका आप किस तरह से बर्ताव कर रहे हो, मोदी जी उनका स्वागत कर रहे हो और उनका बर्ताव करने का तरीका क्या है। इधर जगत नेगी जी ट्राइबल मंत्री हैं हमारे, और वो रिवालसर में कार्यक्रम कर रहे हैं। रिवालसर में एक धार्मिक कार्यक्रम चला है हमारा वहाँ पे रिवालसर के अंदर, और वो मेला लगता है वहाँ पे, और हमारा जो बोध सभा है वो भी उसमें रहता है। आधे से ज्यादा समय वो मोदी जी को गालियां दे रहे हैं वहाँ पे उस मंच से। वो कोई मंच है प्रधानमंत्री को कोसने का। एक मुझे कहानी याद आती है कभी, तो कोई व्यक्ति बोलता है अपने घर जाते हुए, खूब शराब पी के जाता है, तो घर में जाके बोलता है मैंने तो आज राजा को बहुत गाली दी। तो उसकी बीवी बोलती है आगे से ऐसा नहीं करना, चलो इस बार छोड़ दिया, आपको आगे से ध्यान रखना। तो बोलता है नहीं वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि राजा के जो
महल की सीढ़ियां थी बिल्कुल बाहर, उसके नीचे बैठ के गालियां दी तो किसी को सुनाई नहीं देगा। तो वो वाकया याद आ रहा है मुझे। तो इस तरह से बेकार में समय नष्ट करने का और ये सारी चीजें करने का मेरा ख्याल कोई औचित्य नहीं है। देखिए, आप फोकस कीजिए, यहाँ कंक्रीट आप डिलीवर करो लाहौल स्पीति के लोगों को। यहाँ हमने ये चलाया, नेचर पार्क्स बना रहे हैं, दूसरे जंगलात महकमे के जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे डाइवर्ट करके पैसा कहाँ से देना पड़ रहा है? साडा से, जो बैरियर में लगता है। यहाँ फॉरेस्ट का सारा वो खींच रहे हैं बजट यहाँ से। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी आईपीएच का पैसा पहुंच गया है। आप आरटीआई से उससे कागज देखो इनके, वो पैसा फिर वापस मंगा लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ गाजा में, मेरे को एडीसी 6 महीने बाद क्या बोल रहे हैं, जो जीएडी वालों ने उनके दौरे के जो भी खर्चा है उसके पैसे नहीं दिए, अब दिलवा दीजिए। इस तरह के तो वाकया चले हैं वहाँ। कोई मुझे एक्शन बोलता है कि कुछ बिल बनाना पड़ेगा जी उनका दौरा का पूरा। तो ये तो यहाँ आनंद फानन में इस तरह से सरकारें चलती है, बचकाने तरीके से। तो इसलिए हमने वोट किया कि कुछ तो यहाँ पे संयम से। ये रही सरकारों की बात। हिमाचल प्रदेश में जब हमने 6 लोगों से बात की, अब आप अंतिम व्यक्ति हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इंद्रदत्त लखनपाल ने भी कहा, राजेंद्र राणा ने भी कहा, सबने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4 जून के बाद भाजपा सरकार बनेगी। इस कॉन्फिडेंस के पीछे रीजन क्या है? क्या आप लोगों से कुछ बातचीत हुई है? ये तो विशेषज्ञ बता सकते हैं, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। आपसे कोई बात नहीं हुई है? ये तो बता दीजिए कि थम गया है ये प्रकरण या और भी अभी बाकी है? किस चीज के प्रकरण? जो ये आप लोगों ने क्रॉस वोट या मिशन लोटस। निश्चित रूप से अगर जनता संतुष्ट नहीं है कार्य से तो कुछ ना कुछ होगा, म्यूटिनी भी हो सकती है, रिवोल्ट हो सकता है। जो अभी क्रॉस वोटिंग हुई, तो हम तो नियम अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। और मेरी माता जी ने तो मुझे ये आर्मी एकेडमी में भेजा था और मैं हमेशा से प्रशिक्षण शिविर हमने भी लगाए हैं, खुद भी लिया है। अनुशासन में कैसे रहना है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिमाचल प्रदेश में। हम तो नियम में रहने वाले लोग हैं, मगर इस तरह से अनदेखी होगी। और भी लोग संपर्क में हैं? कष्ट होगा सबको। और भी लोग हैं संपर्क में? अब मुझे इस बारे में देखिए, रामलाल मारकंडा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व के मंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, आप भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी आता है कि जब कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा किसी क्षेत्र का विधायक हो तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहती है। आपके खिलाफ कुछ है ऐसा? ये तो लोगों ने तय करना है, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मैंने जगह छोड़ी होगी कि एंटी इनकम्बेंसी हो। पिछली मरतबा मैं जरूर आ रहा था, मगर उस समय हमारे डायरेक्टर थे ट्राइबल के, राजेंद्र बाबू जी, वो खड़े हुए। फिर समर्थन उन्होंने रघबीर जी, हमारे जो पूर्व विधायक और चेयरमैन हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने दिया था। तो कांग्रेस में ही 2 फाड़ हो गए थे, तो इसलिए हो सकता है मैं हारा हूँ। मगर मुझे लगता नहीं है लोगों, क्योंकि मैं तो पूरे ईमानदारी से रात दिन करके काम करता हूँ और तन मन धन से मैंने जो अपना ज़मीनें बेच के, मकान बेच के, हर तरह से पैसा मुहैया करा के लोगों की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। चाहे कोई भी मंच हो, सामाजिक मंच हो, धार्मिक मंच हो या अपने आर्थिक मंच हो, हर तरह से सेवा करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर रामलाल मारकंडा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में अनुराधा राणा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब डॉक्टर रामलाल मारकंडा के निर्दलीय लड़ने से डंट किसको सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं चल रही है कि भाजपा के प्रत्याशी को इसका सबसे ज्यादा डेंट पड़ सकता है, क्योंकि रामलाल मारकंडा खुद भी तो भाजपा के रहे। नहीं, हमारे जो मंत्री हैं पूर्व, रामलाल जी, वो पहले विकास कांग्रेस से आए थे और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग और आरएसएस के ज्यादातर लोग, मेरा ख्याल उनके विचार ज्यादा मेल नहीं खाते उनसे। बहुत सारी शिकायतें मैंने देखी है यहाँ पे, धरातल पे भी और पोलिंग बूथ लेवल पे भी। हमने भी इंतजार किया उनका कि अभी ठीक है, अब जो भी है, आप 2 बार मंत्री बने हैं और विधायक रहे हैं, और मुझे लगा कि ठीक है, मिलजुल के बातचीत करेंगे और मिलके आगे चलेंगे, कदम से कदम बढ़ा के। आपने मारकंडा के साथ बात करने की कोशिश की थी जब बीजेपी ने आपको टिकट अनाउंस किया? देखिए, उसमें एक कारण था जो मैंने बात नहीं की डायरेक्ट। मैंने हाँ लोगों को कहा, मैंने हाईकमांड से भी कहा कि आप अपने, क्योंकि उन्होंने आरोप, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हुआ आज और मैंने सदस्यता ग्रहण की है ना, और मैं बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से उनके साथ हूँ, तो पूरा उनके साथ हूँ। मैं कोई दोगला, मेरे ऐसा नहीं चलता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो आरोप लगाया था
आरोप ये लगाया था कि ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का तायद करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया, और रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास सबके, कि 50-50 करोड़ रुपए जो है वोटिंग के इसमें हमने भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को दिए इस एवज में। तो ये बहुत बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो इन्होंने अब किस तरह का उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करनी है, या उनको पार्टी में रखना है नहीं रखना है, इस पे मैं कौन होता हूँ। तो मैंने ये बात कही थी कि आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे मान्य है, चाहे आप उन्हें मिला ना मिला हो, या उनके विरोध कोई कार्रवाई करनी है या उनको वार्निंग देनी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने करनी है। आपने नहीं कहा जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल से कि आप मारकंडा से आप लोगों को एक बार बात करनी चाहिए? क्योंकि जब हमने मारकंडा से इस विषय में बातचीत की, उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल ने तो मुझसे टिकट का वादा किया था। देखिए उस बारे में मुझे इल्म नहीं है, मगर हाँ मैंने ये ज़रूर अपने प्रभारी को कहा था कि वो निर्णय आपका है, कि उनके साथ, क्योंकि वो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, तो किस तरह की बातें, क्या पार्टी को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सुंदर सिंह ठाकुर मयाड़ वैली में परसों आए थे 2 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि ये जो बिकाऊ का टाइटल आप लोगों को दिया है कि आप लोग आलूओं की तरह मंडी में बिके हैं, ऐसे में जब ये टैग लोग मुख्यमंत्री भी आपको दे रहे हैं, सीपीएस भी दे रहे हैं, सरकार के मंत्री भी दे रहे हैं, और लोगों में भी बातचीत पहुंचा रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है आप इस टैग को धुला पाएंगे? नहीं, मंडियों में तो कौन बिक रहा है वो तो जनता जानती है। अब सुंदर ठाकुर जी यहाँ काम कर रहे हैं, अभी आज से 25-30 साल पहले से ठेकेदारी करते थे। उनके पिताजी भी थे जंगलात महकमे में, यहाँ हमारे गेमुर गांव में, आगे पड़चों में, फिर बीआरओ से भी काम लेते थे। जंगलात का ज़्यादा काम रहा उनका। जो ऊपर का भी कटान हुआ, ये जब ये सड़क बनी ऊपर, ये वाजपेयी जी के समय और राजीव जी के समय, जो ये अप्रोच रोड, तब भी कटान सारे जंगलों के उन्होंने करे थे, उनके परिवार ने किया था। तो कहाँ किसका क्या सेटिंग है, फिटिंग है, वो तो ये खुद जानते होंगे, इनका दिल जानता होगा। और अभी इन्होंने कई जगह लाहौल के अंदर, कुलाल घाटी के अंदर कई लोगों को कहा भारतीय जनता पार्टी के कि आपको हाइडल प्रोजेक्ट्स देंगे, ये देंगे, और कईयों को कहा कि हम लीज पे ज़मीन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो ये वायदे कर रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या इंटरेस्ट है, लाहौल को बेचने का है या नहीं है, वो तो लोग खुद तय करेंगे। अनुराधा राणा को एक प्रत्याशी के तौर पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक नया चेहरा है, पहले भी हमने आपसे सवाल किया था कि जो पुराने चेहरे हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। अनुराधा राणा तो कहते हैं कि आप लोगों का तो गुरु और शिष्य का नाता रहा है, तो ऐसे में गुरु और शिष्य से भी बातचीत हुई थी कि इस बार कैसा नहीं, था? ऐसा कुछ नहीं है गुरु शिष्य का नाता। तो मैं, क्योंकि देखिए पार्टी एक बहुत समुंदर है, और इसमें सब लोग मिलजुल के चलते हैं। जो बिल्कुल नौजवान होते हैं उनका अपना मेरिट होता है। जो जैसे अभी मैं ठीक है अधेड़ उम्र में हूँ, मुझे टिकट ही मिला, कांग्रेस सरकार ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया जब मैं 50 साल क्रॉस कर गया था। तो उस समय ये अपने रामलाल जी थे, इनको तो टिकट तब मिला जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, बिल्कुल नौजवान थे, 2 बार मंत्री रहे, विधायक रहे। तो इन्होंने जैसे नौजवानी में काम किया, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, भागदौड़ होती है और अलर्ट रहते हैं। मगर ये भी है कि जब आपका तजुर्बा हो जाता है, तो उससे आप ज़्यादा सुपरविजन अच्छा या 10 गुना ज़्यादा कार्य कर पाते हैं जो एक नौजवान करता है, क्योंकि ही कैन एरर और जल्द। तो ये आप कह नहीं सकते कौन अच्छा काम करेगा, बुरा करेगा। और जहाँ तक अनुराधा की बात कर रहे हैं आप, अनुराधा जी की बात कर रहे हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, नए तरीके से आते हैं, ठीक है, अच्छा काम करें। पर मेरे को ये बड़ा मन में अजीब सा अचंभा होता है कि अभी 2.5-3 वर्ष ही हुआ है उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, 2.5-3 वर्ष ही हुआ है, और उनको अच्छी एक जगह भी दी थी। हमने सबने मिलकर, मेरे हस्तक्षेप से ही हुआ था ये ज़्यादा, कि उनको हमने पहले ये हमने सोचा कि वो बिल्कुल अच्छा कार्य करेंगे, ये ज़िला परिषद का मेंबर होते हुए उसके बाद चेयरमैन के लिए हमने हस्तक्षेप किया और वो बने थे। तो अभी एक किसी मंच पे या किसी कुर्सी पे वो काबिज हैं, तो अब आधा समय छोड़ के दूसरी पे जाना, क्या हमारे कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है उनसे सीनियर जो कि जिसको टिकट मिलना चाहिए था? मेरे मन में ये सवाल आता है अक्सर, क्योंकि मुझे वो वाकया भी याद आ रहा है। एक बार सन 90 में कांग्रेस पार्टी क्यों खत्म हो रही है, नियम नहीं है,
नियम नहीं है, नियम अनुसार नहीं चलता और इसमें अनुशासन नहीं है। तो जैसे मुझे टिकट दिया गया था 90 में, राजीव गांधी जी ने कहा था ठीक है, क्योंकि मैं उस समय में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था हिमाचल प्रदेश में, तो कहा था नियम अनुसार हमारा कोटा होता तो इन्हें दे दिया जाए। मगर प्रदेश से विरोध हुआ, फिर कईयों ने कहा ठीक है स्पीति को इस बार बारी दे दो, तो वो सारी बातें हुई। तो फिर हमारे शीर्ष नेता हिमाचल से कहा कि अभी फल पका नहीं है, समय लगेगा। तो दिल्ली बात हुई तो उधर राजीव जी ने मेरा पीठ थपथपाया, बोलते नहीं हजारों टिकट देते हम तो वो बात इतना खिंचातानी हो गई कि यहाँ से भी थ्रेट इस तरह के जाने लगे हिमाचल से। तो एक अनुशासन नहीं है, मैं समझता हूँ पार्टी में, उस समय से ही ऐसा कुछ दिक्कत है। तो मैंने भी विड्रॉ कर लिया, मैंने कहा ठीक है हम तो अपना उस अनुशासन में चलेंगे। तो मुझे गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा ठीक है अगली बार आपका हम टिकट दे देंगे, पर ये राजनीति है, ठीक है। उस समय मैं छोटा भी था, उम्र 25-25.5 वर्ष की रही होगी। तो उसके बाद टिकट मतलब जिन्हें दिया गया स्पीति से, फिर अगली बार कहा कि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, फिर उनको रिपीट किया, फिर उसके अगली बार किसी और को दे दिया गया, फिर उसके अगले 2012 में जाके, मतलब आप ये समझिए कोई 22 साल बाद, वो भी जैसे रेगिस्तान से आप पानी निकालते हैं, दिल्ली 100 लोग लेके बैठा मैं, तो तब कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला मुझे। और इस तरह का जो अनुशासनहीनता, या मैं समझता हूँ एक वर्कर की पहचान, या कौन क्या मतलब किसको कहाँ पर रखना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी में भारी कमी है इस चीज की। आप तो कांग्रेस से बीजेपी में आए, कांग्रेस से बीजेपी में आए इन विधायकों से हमने भी बातचीत की। कुछ विधायक कह रहे थे कि एडजस्टमेंट में बड़ी मुश्किल होती है। अब यहाँ से भी खबरें आ रही है कि पूरी बीजेपी का मंडल आपके साथ 30% के करीब चल रहा है, तो ऐसे में पूरी बीजेपी को अपने साथ चलाने के लिए प्लान बी आपने सोचा है क्या? नहीं ठीक है, मैं तो चला हूँ अपना, जो भी अपना कायदे कानून से चला हूँ मैं, जो भी है। अगर उनको समझ आएगा, आस्ते आस्ते उनकी टीदिंग हो जाएगी तो हम लोग एडजस्टमेंट हो जाएगी आस्ते आस्ते। और समय तो लगता है इन चीज़ों को, तो मैं उनको समझ लूँ, वो मुझे समझ लें, मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे को नहीं लगता इतना 30% या ऐसा 70% का वो है। हम जब इस वैली में घूम रहे थे, लोग कह रहे थे कि यहाँ जो बौद्धिस्ट वोट बैंक है वो ज़्यादा है, वोटर्स लगभग 15,000 से ज़्यादा हैं। तो ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कुछ वोट बैंक तो आपके साथ भी चलता है, लेकिन ये जो हिंदू वाला वोट बैंक है इसको अपने साथ चलाने के लिए और साथ में स्पीति के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, मैं राजनीति करता हूँ सिर्फ विकास के ऊपर, धार्मिक उस पर मेरा कोई वो नहीं है। ये हमारा निजी मामला है धर्म, ठीक है। जो आपका हमारे हिंदू धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म है, तो मैं पूरा उसका सबसे पहले इज्जत मान सम्मान करता हूँ, मैं भारतीय होने के नाते। और जो फिलॉसफी गौतम बुद्ध की है, मैं बौद्ध हूँ और बुद्धिस्ट हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है लॉजिकली उनके ऊपर। स्पीति कब तक जाएंगे? स्पीति जाएंगे। और दूसरा जैसे क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में भी आप देखिए ना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ये सारा वो डिलीवर करते हैं, तो उनमें भी अपना मेरिट है। तो ये धर्म और इस पे राजनीति को नहीं लेना चाहिए। स्पीति कब तक जाएंगे आप? स्पीति बन जाएगा 2-4 दिन में, हमारी स्क्रूटनी वगैरह, उसके बाद दौरा करेंगे। मैं वैसे जाया हूँ स्पीति, पूरा दौरा हो गया मेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ चुनावी संवाद की इस कड़ी में लाहौल स्पीति से भाजपा के प्रत्याशी रवि ठाकुर थे। हमने बात करने की कोशिश की सत्ता और सियासत पर। लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश के अब जो ये 6 उपचुनाव हो रहे हैं, हालांकि 3 विधायकों का अभी तक इस्तीफा स्पीकर ने मंजूर नहीं किया है। इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या परिस्थिति है और सियासी गलियारों में इनके विषय में क्या चर्चाएं हो रही है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।